Everyone, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss who are the users of accounting information. This topic of chapter 1 of accountancy. After this our chapter will be completed. So I am referring to T.S. Cravel book, as I have already told you. So if we will start with users of accounting information. अब accounting information तीन तरह की हो सकती है. One is related to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका फिनेंशियल रिजल्ट दिखाती है. वन इज फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल रिजल्ट, फिनेंशियल पोजीशन दिखाती है बैलेंस शीट. एंड अनदर इज रिलेटिंग टू कैश मूवमेंट, कि कितना कैश इनफ्लो हो रहा है या फिर कितना आउटफ्लो हो रहा है बिजनेस में. तो ये तीन तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है. अब इसको यूज़ कौन कौन करता है? हु आर द यूज़र्स? अब यूज़र्स या तो इंटरनल हो सकते हैं और यूज़र्स माइट बी एक्सटर्नल. तो यूज़र्स इंटरनल भी हो सकते हैं एंड यूज़र्स कैन ऑल्सो बी एक्सटर्नल. सो लेट्स डिस्कस दीज इन डिटेल. हु आर इंटरनल यूज़र्स? अब जैसे आपके स्कूल एनवायरनमेंट में देखिए, स्कूल एनवायरनमेंट में यू स्टूडेंट्स आर दी इंटरनल पार्टी, टीचर्स आर दी इंटरनल पार्टी. तो इंटरनल यूज़र्स जो डे टू डे कॉन्टैक्ट में है, जो बिजनेस के अंदर ही है, हर दिन बिजनेस हर दिन जो है ना, डे टू डे उनका कॉन्टैक्ट है, दे आर दी इंटरनल यूज़र. फर्स्ट इंटरनल यूज़र इज़ दी ओनर. अब हम सबसे पहले इनके आंसर्स लिखने का एक वे है. सबसे पहले हमें बताना है ये पर्सन है कौन. देन वी विल टेल कि ये पर्सन किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, किस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है. एंड देन फाइनली वी विल समराइज इट. कि ओनर कौन है? ओनर इज द वन हु इज कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल. कैपिटल इज द मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस. जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, दैट इज नोन एज कैपिटल. ओनर इज द वन हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड द कैपिटल एंड बियर्स द मैक्सिमम रिस्क. क्योंकि ओनर की ही कैपिटल लगी हुई है तो ओनर हैज द मैक्सिमम रिस्क. ठीक है. अब ओनर को क्या क्या चाहिए? व्हाट इज हिज or her area of interest? Owner wants to know about the profit earned or loss incurred by the business, right? And what is the safety of capital? जो मनी लगाया है वो सेफ है बिजनेस में या फिर बिजनेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए. देन ओनर. अब ओनर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? फ्रॉम दी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो ईयर एंड पे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है, दो तरह की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है. वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द अदर इज बैलेंस शीट, right? Which shows the financial position. This shows the financial position and this shows the financial result, right? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है फिनेंशियल पोजीशन वगैरह होती क्या है. सो वी आर थ्रू विद ओनर. ओनर इज वन ऑफ द इंटरनल पार्टी. सेकेंड इंटरनल पार्टी, इंटरनल यूज़र इज़ दी मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट मैंने आपको बताया हुआ है कौन होता है? द टॉप मोस्ट स्ट्रेटा, जो टॉप पे है एंड टेक ऑल द डिसीजंस इन द बिजनेस, दे आर दी मैनेजमेंट. फाइन. अब मैनेजमेंट को क्योंकि डिसीजंस लेने हैं तो उनको बिजनेस में क्या चल रहा है पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरी बिजनेस एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए. एंड अकॉर्डिंगली दे विल अराइव एट डिसीजन कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए. This is SP, sorry, here it is SP, okay. सो की सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें. जैसे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस किया था, कॉस्ट अकाउंटेंट जो हर जगह चीज़ को एनालाइज करके मैनेजमेंट के पास जाएगा. देन मैनेजमेंट विल टेक द डिसीजन. वो मेरी आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा. देन रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन. देन इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट कम्स एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स. अब एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स में डिफरेंस क्या होता है? एम्प्लॉयज़ स्किल्ड होते हैं वेयर एज वर्कर्स आर अनस्किल्ड. ओके. एम्प्लॉयज़ स्किल्ड होते हैं एंड वर्कर्स आर अनस्किल्ड. एम्प्लॉयज़ हैव जॉब सिक्योरिटी. जॉब सिक्योरिटी भी होती है लेकिन वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. ओके. सो अब एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स काम कर रहे हैं बिजनेस में तो वो भी इंटरनल पार्टी है. अब उनको रेगुलरली अपनी सैलरी मिलती है
राइट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को बोनस मिलता है। बोनस इज समथिंग एक्स्ट्रा इनकम, जो एक्स्ट्रा वो अर्न करते हैं वो मिलता है एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को एट द ईयर एंड। अब बोनस कब मिलेगा? जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी तो बोनस मिलेगा। सो बोनस इज directly linked to the profit earned by the enterprise, right? अब एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को ये देखना है, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स इंटरेस्टेड किस में है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट हमें बताना है कि ये है कौन, देन इनका बेसिकली एसोसिएशन क्या है बिजनेस के साथ, देन सेकेंडली कि इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फिनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस की जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है ईयर एंड पे, जो हम बहुत टाइम से डिस्कस करें, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें इनका इंटरेस्ट है क्योंकि उन स्टेटमेंट्स में पता चल जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, और अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ वर्कर्स देख सकते हैं कि हमें एम्प्लॉयर ने जो है बोनस दिया है, प्रॉपर बोनस हमें मिल गया या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो हम बोलेंगे हमें दो, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, राइट। तो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स अपना बोनस चाहिए, और बोनस प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, और प्रॉफिट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होता है, इसलिए इनका इंटरेस्ट है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके अब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ इतना ही नहीं रिकॉर्ड होता, अबाउट प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हर मंथ जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को सैलरी मिलती है उसमें से कुछ पार्ट जो है ना कट जाता है। सैलरी अगर मेरी 50,000 है पर मंथ तो मेरे को पूरी 50,000 नहीं मिलेगी, से 3,000 जो है मेरी सैलरी हर महीने कटी और मेरे को सिर्फ 47,000 पर मंथ मिलेगा। अब वो जो 3,000 अक्यूमुलेट होती जा रही है ना हर पर मंथ की, और वो मेरे को कब मिलेगी? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। कि जो है रिटायरमेंट के बाद का पूरा अरेंजमेंट हो, इस चीज़ को बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। ये बिजनेस को, ये गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी, और ये सब एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स को मिलता है। अब जो है एम्प्लॉयर को भी कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करना होता है, तो से एम्प्लॉयर ने और 2,000 का कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो 3,000 जो है मेरे हर मंथ की सैलरी में से कट रहा था, और 2,000 जो है एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो 5,000 मेरा हर महीने का अक्यूमुलेट होता जो जा रहा है वो मेरे को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल जाएगा। अब अपार्ट फ्रॉम दिस एम्प्लॉयर को, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट करना होता है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। तो एम्प्लॉयर को उसके लिए ये जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन करा है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये जो अगर कंट्रीब्यूशन कर रही है ये भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ना, तो इसीलिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सब कुछ पता चल जाता है कि कितना प्रोविडेंट फंड है और कितना उन्होंने इंश्योरेंस के लिए, कि सेफ्टी के लिए कितना मनी हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे लिए जमा करके रखा है, और अगर नहीं करके रखा तो अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। एम्प्लॉयर को बोलेंगे कि आपको ये मनी प्रॉपरली हमारे लिए करना है, बचा के रखना है। नेक्स्ट कमिंग टू द एक्सटर्नल पार्टी। अब स्कूल एनवायरनमेंट में सोचिए, स्कूल एनवायरनमेंट में आपके पेरेंट्स जो है वो एक्सटर्नल पार्टी है, दे डू नॉट कम टू स्कूल ईच एंड एवरी डे, राइट। सो एक्सटर्नल पार्टी सिमिलरली जो बिजनेस है उसमें भी कुछ एक्सटर्नल पार्टीज होती है, अब हमें वो डिस्कस करनी है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कि लेट्स स्टार्ट विद एक्सटर्नल यूज़र। फर्स्ट एक्सटर्नल यूज़र इज़ बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये बैंक्स वगैरह हमें लोन्स देते हैं, सो दे आर इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस बिकॉज दे गिव अस द लोन्स, दे आर द लेंडर, राइट। अब कोई भी आपको ऐसे ही तो लोन वगैरह दे नहीं देंगे, दे विल एनालाइज योर परफॉर्मेंस, कि आपका बिजनेस का ग्राफ कहाँ जा रहा है एंड कैसे आप अपने बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या जो उन्होंने लोन दिया है वो सेफ है, क्या आप उन्हें टाइमली वापस कर देंगे लोन, उसको पूरा एनालाइज करके आप
आपके बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, तभी वो लोन देते हैं. So this was about banks and financial institutions. These are the lenders. Now coming to investors and potential investors. Investors वो जिन्होंने आपके बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया, एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हु मे इन्वेस्ट, जो सोच रहे हैं, जो अभी आपके पूरी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह को एनालाइज कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि क्या उन्हें आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इन्वेस्टर्स जो है बेसिकली दे हैव टू रिलाई अपॉन दी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. आप जो उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देंगे उसी के अकॉर्डिंग फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपके एंटरप्राइज में आपको देना चाहिए या नहीं. देन दे सी दी अर्निंग कैपेसिटी, कि आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, आप कब तक उनका पैसा वापस कर देंगे, और या कितना उनको आप प्रॉफिट लॉस में आप शेयर देंगे. सो ऑल दिस थिंग्स आर सीन बाय दी इन्वेस्टर्स. अब जो हमने पहले पढ़ा था बैंक्स आर दी लेंडर एंड इन्वेस्टर्स, अब इनमें एक डिफरेंस है. बैंक इज द लेंडर, वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं देखते. बैंक्स डू नॉट सी योर अर्निंग कैपेसिटी कि आप कितना अर्न कर रहे हैं. अगर बैंक से आपने लोन लिया है, बैंक तो कहेगा कि इतने टाइम पीरियड के बाद में हमारा पैसा वापस दे दो. लेकिन इन्वेस्टर्स सी दी अर्निंग कैपेसिटी, वो आपके बिजनेस से एक तरह से जुड़ जाते हैं. दे आर नॉट अ थ्रेटनिंग पर्सन कि अगर पैसा नहीं दिया तो आपके बिजनेस को कुछ भी कर देंगे. लेकिन बैंक के केस में तो जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं नहीं आपकी उसमें इंटरफेयर करेगा. लेकिन इन्वेस्टर्स से आप अप्रूवल ले सकते हो, उनका कंसेंट ले सकते हो. सो दिस वाज अबाउट दी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड दी इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट कमिंग टू दी क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो लोग आपको उधार पे सामान देते हैं, who supply goods or services on credit are known as क्रेडिटर्स. तो हमने सबसे पहले बताया क्रेडिटर्स होते कौन है. अब बताएंगे उनका इंटरेस्ट किस में है. उनका इंटरेस्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में है आपकी बिजनेस की, बिकॉज वो देखेंगे कि आपका क्रेडिट पेमेंट साइकिल कितना है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है. क्रेडिट वर्दीनेस देख के ही तो वो जो है आपको लोन देंगे. ठीक है, तो दे चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस की आप उनका पैसा, आपने जो उनसे उधार पे सामान लिया है उसका पैसा आप उनको दे देंगे या नहीं. नेक्स्ट कमिंग टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज़ द पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी, पूरी पॉलिसीज फ्रेम करती है. तो हर एंटरप्राइज को, बिजनेस को टैक्स जो पे करना होता है, उस अपने एंटरप्राइज की फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है. जब अपने एंटरप्राइज की फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम गवर्नमेंट को कन्वे करेंगे, उसको गवर्नमेंट एनालाइज करके बताएगी कि हमारा एक्चुअल में टैक्स कितना होना चाहिए था, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो टैक्सेस लेवाई करेगी. गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ have the duty to assess correct tax dues after analysis of the financial statements. So this was about the government authorities. ये भी एक external user है आपकी accounting information की. Next coming to researchers. अब researchers कौन है? जो research work करते हैं उसमें उनको आपके business की accounting information चाहिए. आप उनके research work में बेसिकली रिसर्चर्स जो है ना आपकी कंपनी को गाइड करते हैं. उनको हम ये छोटी सी बैलेंस शीट वगैरह रिपोर्ट्स नहीं देते, वो तो सिर्फ 1 पेज रिपोर्ट होती है. जो रिसर्चर्स को एक फर्म रिपोर्ट देता है वो बड़ी अराउंड 40-50 पेजेस की रिपोर्ट हम रिसर्चर्स को देते हैं. अकॉर्डिंगली जो है ना रिसर्चर्स उस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं और आपकी कंपनी को गाइड करते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो या यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, या आपको कौन सा क्राइटेरिया, कौन सी पॉलिसीज़ अपने बिजनेस में यूज़ करनी चाहिए, या कौन सा मेथड आपको ऑप्ट करना चाहिए. जो प्रेजेंट मेथड आपने ऑप्ट किया है वो बेनिफिशियल है या नहीं. तो इट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. तो गिवन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड होता है. नेक्स्ट कमिंग टू कंज्यूमर्स एंड पब्लिक. कंज्यूमर्स एंड पब्लिक अलग 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 यूज़र्स हैं. एक्सटर्नल यूज़र्स आपकी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, मैंने इनका डिफरेंस लेने के लिए इनको एक में इंक्लूड किया है. अब कंज्यूमर्स कौन है? कंज्यूमर्स इज़ फॉर वन सेलर एंड पब्लिक, पूरी पब्लिक एट लार्ज. कंज्यूमर फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक फर्म का प्रोडक्ट परचेज़ किया तो आई एम अ कंज्यूमर फॉर दैट फर्म. लेकिन बाकी सारी फर्म्स के लिए आई एम पब्लिक.
तो कंज्यूमर्स और पब्लिक को अकाउंटिंग कंट्रोल के लिए जो फर्म्स है उनको एक कंट्रोल में चेक करने के लिए दे नीड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब कंज्यूमर्स पे आते हैं। कंज्यूमर्स को इंश्योर करना पड़ता है कि वो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे। कंज्यूमर्स, मैंने आपको बताया कि एक सेलर मतलब एक ब्रांड का जो है एक फर्म से मैंने परचेज़ किया तो आई एम अ कंज्यूमर फॉर दैट फर्म। लेकिन अब मैंने जिस फर्म से परचेज़ किया है वो हर फर्म चाहती है कि उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। तो सेम आई यूज टू परचेज अ कमोडिटी फ्रॉम फर्म ए, एंड जिस फर्म ए से आई यूज टू परचेज दी कमोडिटी, वो फर्म का जो रॉ मटेरियल था, जिससे वो रॉ मटेरियल परचेज करती थी, अब उसने रॉ मटेरियल अपना किसी और वेंडर से परचेज करना स्टार्ट करा who gives the same quality raw material at a reduced cost. Okay, so they started to purchase, firm A started to purchase raw material from another vendor who supplied them same quality raw material at a reduced cost. तो जो है कंज्यूमर्स जो फर्म है, फर्म का प्रॉफिट मार्जिन तो इंक्रीज हो गया। तो फर्म का जो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ, whether this profit has been passed to the consumer or not, ये कंज्यूमर्स देखते हैं कि उनको भी प्रॉफिट, उन फर्म का प्रॉफिट उनके साथ शेयर किया जा रहा है या नहीं। अब पब्लिक चाहती है कि जो भी फर्म है ना वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करे, सोसाइटी के लिए कुछ करे। फॉर एग्जांपल, जो लेट टॉक अबाउट अ सीरियल विच यूज टू कम, सत्यमेव जयते, उसके होस्ट वॉज आमिर खान एंड इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस। तो एंड बेसिकली इट वॉज ऑन अवेकनिंग दी सोसाइटी, बड़े सारे सोशल इशूज से रिलेटेड वो डील करता था। अब जब व्हेन पीपल यूज टू सी दैट स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस, तो दे यूज टू फील कि अभी तक तो हम इस फर्म से परचेज करते थे, लेकिन ये फर्म तो कुछ सोसाइटी के लिए कर ही नहीं रही, दिस रिलायंस फर्म इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो पब्लिक विल फील कि हम उस फर्म के कंज्यूमर्स बन जाए। सो पब्लिक वांट्स की जो है ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को भी जो कुछ बिजनेसेस होते हैं उनको अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिक के साथ भी शेयर करनी होती है, सो दैट ताकि जो है ना पब्लिक अच्छे से उसको एनालाइज कर सके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching my video. We have come with this topic, we have completed chapter 1 of accountancy. So I hope आपको chapter 1 accountancy का बिल्कुल क्लियर होगा। प्लीज़ जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।